नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो मुस्लिमों से बैर नहीं, लेकिन आतंकियों की खैर नहीं। और ये बयान क्यों आया, किसने दिया, ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जब दिल्ली में इमाम संगठन के प्रमुख से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे। ज्यादातर लोग आरएसएस को जिस तरह से जानते हैं, आरएसएस यानी उसका पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है। आरएसएस के जिस तरह से बयान सामने आते हैं, उसको लेकर कांग्रेस के कई नेता, अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो दिग्विजय सिंह कई बार आरएसएस के ऊपर निशाना साध चुके हैं, लेकिन इस मुलाकात का दिग्विजय सिंह ने भी स्वागत किया और तंज भी कसा आरएसएस पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम चर्चा करने वाले हैं, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को कहा कि संघ प्रमुख की जो मुलाकात है उसका स्वागत है, एक अच्छा मैसेज गया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि हम रसखान को मानने वाले लोग हैं। और अगले ही बयान में उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है, लेकिन आतंकियों के लिए हम उतने ही दुर्दांत हैं। आतंकियों को किसी भी कीमत पर हम नहीं बख्शते हैं। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, वो सुनते हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, क्या कुछ कहना है उनका, सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। जो भी नियम और कानून को तोड़ेगा, जो भी नफरत और हिंसा फैलाएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है कि ज्यादा से ज्यादा आरएसएस के लोग हमारे मुसलमान भाइयों को उनका विश्वास प्राप्त करें, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यदि इस देश में मुसलमानों में यदि इस प्रकार की भावना अगर वो पैदा कर दें कि वे इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में भी सुरक्षित है, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है। और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रजमुन पुतनी तजी ते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और इसलिए श्रद्धेय का, माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है और नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया। को आपने सुना, और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस बात को कह रहे थे। और चलिए अब हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। चेतन सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देवदत्त दुबे साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे ही। आज दिग्विजय सिंह जी ने न केवल स्वागत किया, क्योंकि जो बयान दिग्विजय सिंह जी के हमेशा रहते हैं आरएसएस को लेकर, आज थोड़े से जुदा थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि अब संघ से जुड़े हुए लोग भी मुलाकात कर रहे हैं। स्वागत किया है उन्होंने इस मुलाकात का। निश्चित रूप से देखिए, जो आज भारत को जोड़ने की जरूरत है, जिस तरह का वैमनस्य, जिस तरह का द्वेष और जिस तरह की विषमता का वातावरण देश में इन 8 सालों में बना है, उसको दूर करने की जरूरत है। और इसकी पहल अगर जो है संघ की तरफ से उनके सबसे बड़े नेता ने की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो है इस बात की भी जरूरत है
कि देश में जो बांटने की वृत्ति का जो प्रदर्शन हो रहा है, जी इस प्रदर्शन पर रोक लगे और इस पर जो है सख्त रोक अपनाए मोहन भागवत जी। और वो जब सख्त रोक को अपनाएंगे तो जो उनके अनुसांगिक संगठन है वो अपनी गतिविधियों पर रोक लगाएंगे। लेकिन कहना कुछ और करना कुछ की नीति अगर चलती रही तो देश को खतरनाक मोड़ पर ले जाया जा रहा है। और राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो आर्थिक विषमता फैलाई जा रही है कि एक व्यक्ति अमीर हो रहा है और पूरा देश गरीब हो रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और सारी चीजें नियंत्रण के बाहर हो रही हैं और विद्वेष, घृणा, नफरत भी जो है सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपका जो है मुसलमान से बैर नहीं और आतंक की खैर नहीं जी, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आतंक की खैर नहीं है तो जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर बैठकर सक्सेना, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग पाकिस्तान के लिए काम कैसे करते रहते हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आज जो है इस देश में आतंकवादियों को चाहे घर छोड़ने की बातें हुई हों, चाहे जो है आतंकवादियों के लिए दूसरों को छोड़ने की बातें हुई हों, वो सारी की सारी बातें जिस दल के द्वारा की गई हैं तो उससे तो ये बयान की सत्यता प्रकट नहीं होती है। लेकिन अगर ये सत्यता के आधार पर इसे लागू किया जाता है, इससे अधिक स्वागत योग्य बात क्या है जी। निश्चित रूप से ये रसखान का देश है, ये रहीम का देश है और उस संस्कृति को अगर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनाना शुरू करे तो इसके लिए उनको जो है उनका स्वागत है, क्योंकि इसी राजनीति को तो कांग्रेस लेके आगे बढ़ रही है और सैकड़ों साल से वो ये कह रही है कि जो है राम रहीम और जो है ये सबका देश है। एक से एक भजन गाए मोहम्मद रफी ने भगवान के जी। तो ये अगर नीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो हम लोग स्वागत करेंगे और बिल्कुल इसकी जरूरत है समय पर आज। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बने रहिएगा सर हमारे साथ। चेतन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। चेतन जी, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए, दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी और संघ में जुड़ने का, अल्पसंख्यक बंधुओं को जोड़ने का असर दिख रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं वो टूटने पे जा रही है, टूटती हुई जा रही है। कम से कम उसको जोड़ने की भी चिंता कर ले दिग्विजय सिंह। सिवाय बयानबाजी के दिग्विजय सिंह के पास कुछ नहीं है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी इस देश में, हमने पहले भी कहा है, कोई भी हमारे लिए अछूत नहीं है। इस देश में अछूत की राजनीति का जो उद्बोधन किया है, जो संगठित गिरोह चलाया है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। हमने कभी नहीं चलाया। हमारे लिए तो हम कहते हैं कि हमको सबका साथ जरूरी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमको जरूरी है। ये हमारी आवश्यकता है, तभी तो हम कहते हैं। लेकिन ये इन लोगों को सोचना चाहिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के बारे में अफवाह फैलाते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। अरे भाई, हम कैसे अल्पसंख्यक के विरोधी हो गए? इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बना दिया तो क्या हम उनके विरोधी हो गए? हमने अशफाक उल्लाह खां का सम्मान कर दिया तो क्या हम उसके विरोधी हो गए? हमने उस्ताद अमजद अली को सम्मान दे दिया तो क्या हम उसके विरोधी हो गए? जिन लोगों ने इस देश में विभाजन किया, जिन लोगों ने इस भारत माँ के अस्तित्व को स्वीकार करने में इंकार किया, जिन लोगों ने इस देश में आतंकवादी गतिविधियां की और उनको जिन लोगों ने पना दी, जिन राजनीतिक विचारों ने पना दी, हम उसके विरोधी हैं। हम भारत माँ के, हमने कभी ये नहीं कहा कि केवल यह देश हिंदुत्व और हिंदुओं का है। यह देश, इस देश पे रहने वाले आज लगभग 138 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, सबका है, बराबरी का है सबका। अपनी जवाबदारी आप भी समझिए, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है आप भी समझिए। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रश्रय देने वाले लोग ये कभी भारत के, वो भारत की भूमि के समर्थक नहीं हो सकते। ये केवल समर्थक हैं सत्ता के सिंहासन की कुर्सी के। तो ये विचार वो लोग करे। आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो आज से 3 महीने पहले भी कहा था कि इस देश की धरा पर, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के लोग हों, अगर आज से 10 पीढ़ियों पिछले में चले जाएं तो ये सब कहीं ना कहीं हिंदुत्व है, हिंदू से चल करके आए, सनातन धर्म के लोग हैं, आर्य समाजी लोग हैं। तब दिग्विजय सिंह जी का बयान नहीं आया। हमने पहले भी कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन में माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में
लगातार हम अल्पसंख्यक बंधुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर के उनको पार्टी से भी जोड़ रहे हैं और देश से भी जोड़ रहे हैं, विचारों से भी जोड़ रहे हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विश्वास अगर नहीं होता है जिन लोगों को, वो आकर के देखें जहां जहां हमारी सरकारें हैं कि उन सरकारों में इन विभागों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बंधुओं के कल्याण के लिए कौन कौन से हमने काम किए भी हैं कि हमने नहीं किए, या ये हमारा झूठा कोई फरेब है, चल है फरेब है। आप हमारे देश में रहने के बाद हमारे विचारों पर उंगली उठाते हो, वहीं खाड़ी के देश हमारे विचारों को सराहना करते हैं और अपने यहाँ पर जमीन दे करके मंदिर बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे विचारों की जीत है। कोई मस्जिद में चला जाए, कोई मजार पे चला जाए तो उसका धर्म कोई परिवर्तन हो जाता है क्या? या कोई मेरे मंदिर में चल करके आ जाता है, कोई पूजा करता है, कोई जागरण के गीत गाता है, तो क्या उसका कोई धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? वो अपने धर्म और मजहब के प्रति उतना ही स्वतंत्र और निष्पक्ष है जितना कि हम हैं। लेकिन एक प्यार, सद्भाव, आपसी मेलजोल, हमारी सांस्कृतिक विरासत, जब हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, हम आपस में खाना खाने में भी भेदभाव नहीं करते, तो इस तरह के विचारों का भेदभाव हम क्यों करें? लेकिन कभी भी दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के नेताओं का बयान नहीं आता है। जिन मुस्लिम बहनों ने अभी गाना गाया ओम नमः शिवाय को लेकर के, और जिनको तथाकथित लोगों ने, आतंकवादियों ने अपनी तरफ से उनको लेटर डाला, मेल किए, फरमान सुनाया कि अगर आपने गीत संगीत गाना बंद नहीं किया तो हम आपका सर कलम कर देंगे, ऐसे लोगों की देश में आलोचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश सबका है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सदैव कहा है कि यह देश हम सबका है, हम सबकी जवाबदारी जिम्मेदारी इस देश को मिलजुल करके आगे बढ़ाएं और इस विश्व में एक ऐसा संदेश इस देश से जाना चाहिए कि भारत की पावन भूमि वो भूमि है जहां पर रहने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति उस भारत के वतन को अपनी मां के रूप में स्वीकार करता है। तब तो हमारी तासीर है, तब तो हम लोगों से कुछ अलग होंगे। केवल विभाजन और केवल वोट और केवल अब आप कह दो कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। दिग्विजय सिंह जी, अगर आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है तो कल नहीं कहना आप कि भारतीय जनता पार्टी में कम्युनल लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में सेकुलर लोग है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर दिए। वर्षों वर्ष इस देश में मुस्लिमों को डरा करके जो वोट लेने का काम आपने किया है, वो दुकान अब धीरे धीरे आपकी समापन की ओर है। मैं अल्पसंख्यक बंधुओं के, मुस्लिम धर्माचार्यों के साथ साथ बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर ईसाई बंधुओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का भरोसे के साथ हाथ थामा है और उनके भरोसे को कायम रखना ये हम सबकी महती जवाबदारी और जिम्मेदारी है। ठीक है, काफी विस्तार से आपने बताया। भूपेंद्र जी से भी हम जवाब लेंगे, उससे पहले देवदत्त जी से जुड़ते हैं। देवदत्त जी, उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर और इस देश की आन बान शान कहे जाने वाले मोहम्मद इकबाल ने जब लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, और बच्चों ने ये प्रार्थना जरूर अपने स्कूल में पढ़ी होगी, गाई होगी। आज के भारत में कितना ज्यादा जरूरी है देवदत्त दुबे साहब? क्योंकि हर पार्टियां जोड़ने की राजनीति तो करती हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी पार्टी से किसी पहली पार्टी का रिएक्शन लीजिएगा तो हमेशा विपक्ष में रहने वाली पार्टी एक बात कहती है कि वो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और हम जोड़ने की। जी देवदत्त जी, देखिए, ऐसा है कि इस देश का जो संविधान लागू हुआ तो वोट बनाई गई थी समस्याओं के समाधान के लिए, कि वोट से जनता की सरकार जनता के लिए काम करेगी। लेकिन अब वोट, यही वोट समस्या बन गई है। वोट के लिए कभी जाति पर, कभी धर्म के नाम पर ये बांटने का खेल शुरू हो गया देश में, और वोट एक समस्या बन गई है। यदि आज वोट खत्म कर दी जाए तो कोई समस्या नहीं, कोई जाति धर्म की बात नहीं करेगा। अन्यथा कोई जाति को लेके, जितने आक्रमण लोग हैं सब जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, और इस वोट के चक्कर में ये नहीं देखते कि देश कहाँ जा रहा है। देश तो सबका है, हर व्यक्ति का है, हर मानव का है और हर प्रखर राष्ट्रभक्त का है। आपको इतनी गिरावट आ गई राजनीति में कि ये भी कहते हैं और लोग सुनते हैं कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप देश को तोड़ रहे। ऐसा कैसे कोई सहन भी कर देता और कैसा क्यों बोल पाते? क्योंकि वोट के लिए ये सब किया है, कभी किसी ने कभी किसी ने। मुझे लगता है कि अब अंतरात्मा जाग जानी चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, और यदि अब हमने यही खेल राजनीति का जारी रखा तो बहुत भयावह संकट है
आज की जो युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी है, वो उन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखती। वो चाहती है कि समरसता से, विकास से, जी बेरोजगारी दूर हो, ऐसी मुद्दों पे बात करना चाहती है। अब मुझे लगता है कि इस तरह के कोई अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, कोई हिंदुओं को खुश करने के लिए, ये सब नहीं, देशवासियों को खुश करने के लिए कुछ काम करो भाई। कितनी समस्याएं हैं, कितनी विकराल होती जा रही है। विस्फोट के मुहाने पे बैठी है दुनिया। कितने अभी कोरोना ने दिखा दिया था कि सब आपके धरे के धरे रह गए थे, सब शासन तंत्र, आविष्कार, विज्ञान सब घरों में बंद हो गए थे। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कभी तो राजनीति से दूर इतर, कभी तो ऐसी बात करो, कभी तो ऐसा सोचो कि हम सब देश के लिए, जो है ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा बात आपने कही। दुबे साहब बने रहिएगा हमारे साथ। भूपेंद्र जी से एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। भूपेंद्र जी, चेतन जी की पूरी बात को आपने सुना, आप सीधा जवाब दे सकते हैं। ये क्या है कि ये जो बात अभी देवदत्त जी ने की है, बहुत शानदार बात की है, और इस बात से सभी सहमत है, कोई इससे असहमत हो नहीं सकता है। लेकिन जहां तक ये सोच है कि वोट की राजनीति के कारण ये होता है, ऐसा होता है, वोट जो है एक अनिवार्यता है डेमोक्रेसी की जी, लोकतंत्र की जी। उसको जो है आप कैसे लेते हैं, नीतियों के आधार पर लेते हैं कि व्यक्तियों और समाज के विघटन के आधार पर लेते हैं, इमोशंस को फैला कर लेते हैं, या विकास को सामने रखकर लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। आज राजनीतिक पार्टियां जो ये बड़ा दावा कर रही हैं, अभी हमें हरी हैरानी हो रही थी कि हमारे मित्र चेतन भाई कह रहे थे कि साहब विभाजन करा दिया, देश बांट दिया। ये बातें करने में इन्हें अपना इतिहास इन्हें मालूम नहीं। देश के बंटवारे के पहले देश में बंगाल का विभाजन हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करवाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए जो है आंदोलन चलाए, और सबसे पहला विभाजन जो है भारत के विभाजन के पहले इस देश में बंगाल का विभाजन हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का, जिसे कांग्रेस ने 1911 में जुड़वाया था। और ये जो बंग भंग जो करवाया, उसकी जिम्मेवारी इन्हें लेना चाहिए, वो बताना चाहिए कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है जिसने आजादी के बंटवारे के पहले बंटवारा कराया इस देश में, और धार्मिक आधार पर कराया। और ये वहां बयान दे के कहा कराया कि अगर बंगाल का विभाजन नहीं हुआ तो हम देश की आजादी को स्वीकार नहीं करेंगे। इन्हें अपने नेताओं के बयान, भाषण, ये सब लिखित डॉक्यूमेंट्स है, इनको पढ़ना चाहिए। अब इनको ये झूठ बोलने की प्रैक्टिस इनकी कम होगी, खत्म होगी। दूसरी चीज, इस देश में जब भी आतंकवाद की गतिविधियां का हमेशा लोहा लिया जाना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जिन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय आतंकवादियों को प्लेन में बिठाकर घर छोड़ कर आए हैं, जिन लोगों ने जो है आतंकवादियों से लड़ने की बजाय हमारे एयरबेस की जांच करा ली पाकिस्तान की ISI से, जिन लोगों ने आतंकवाद से लड़ने की बजाय पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग अपने से दफ्तर में बिठा लिए, उन लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप बदल रहे हैं, देश स्वागत करेगा। आपकी भावना बदल रही है, देश स्वागत करेगा। आप रसखान की और रहीम की बातें कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अकेली एक धर्म की बात नहीं है, आज सबको जोड़ने की, आज जो है हमें सिखों को भी जोड़ने की जरूरत है, जैनों को भी जोड़ने की जरूरत, बौद्धों को भी जोड़ने की जरूरत। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे मासूम किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, तब ये भावना कहाँ चली जाती है? इसको आप दूषित होने से क्यों नहीं रोक पाते? आपकी कुंठाएं जो है इसी रूप में क्यों उजागर होती हैं? आप किसान के रूप में भी, आंदोलन के रूप में भी उनकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खालिस्तानी कह के चिन्हित करते हैं, ये आपकी दुर्भावना के प्रमाण हैं। आप जब कहते हैं कि आदमी कपड़े से पहचाना जाता है, तो आप अपनी दुर्भावना जाहिर करते हैं। अगर इन सब चीजों में भी रोकथाम हो जाए, ये सब चीजें सुधर जाएं, तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं। दुनिया में दो कौमें एक साथ नहीं रह पाती। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने एक ऐसी संस्कृति पैदा की है जहां पर 3500 तरह की विविधताएं एक साथ रहती हैं। उनकी सोच, उनका संस्कार, उनकी कल्चर, उनकी बोली, उनकी भाषा सब अलग। इसके बाद हम शांति से रहते हैं। ये दुनिया का एकमात्र देश है
जिसने इसको जो है इसलिए हम जो है देश का दुनिया का आध्यात्मिक नेतृत्व करते हैं। हमने ये करके दिखाया है, हम पीछे नहीं हटे हैं, हमने लोगों को शरण दी है। आज कितने धर्म यहाँ पर हैं, कितनी यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, कितनी विविधताएं, उन सबको साथ लेके चलने का काम हमने, हमारे देश ने किया, हमारे ऋषियों मुनियों ने किया जी। उनके जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो अचीवमेंट है, उनको ठुकराने का काम करने वाले लोग, उसमें नफरत की आग डालने वाले लोग टुकड़ा टुकड़ा गएंगे असली रूप में, और उन्हें बचना चाहिए अब इस विवाद से। अच्छी चीज है, हम आज स्वागत करते हैं कि मोहन भागवत जी ने शुरुआत की है जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको अपनाएंगे, संघ के कार्यकर्ता इसको अपनाएंगे, उनके अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता अपनाएंगे, देश को साल हो जाएगा। जी चेतन जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सर। मेरे मित्र जिन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं, तब तो जब बंगाल का विभाजन हुआ भारतीय जनता पार्टी का उदय ही नहीं हुआ था। और जिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं भूपेंद्र जी, लेकिन वे आपके कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहे। अगर मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो यही अगर देश में करना है तो उसी के तो ये दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। जहां तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के रूप में हमने जहां जहां भी काम किया है, हमने सुशासन को ही प्राथमिकता दी है। हमने कोई वोट बैंक तैयार नहीं किया, हमने कोई वोट बैंक की फसल भी तैयार नहीं की, हमने जिहादियों का समर्थन भी नहीं किया। हमने भाषाई आधार पर जिन लोगों ने हमारा या देश का विरोध किया या देश के किसी राज्य में विरोध किया है, उनका भी हमने समर्थन नहीं किया। ये अलग बात है कि हम हर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनको वहां की प्रचलित और पहली भाषा देना, लेकिन राष्ट्र की जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, जो सबको एक माला में जोड़ने का संपर्क सूत्र है, हम उसको बढ़ाने का काम भी निरंतर कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अगर हिंदी को बढ़ाया है तो बाकी भाषाओं को हमने मानने का काम किया है। इस देश से चल करके इस विश्व में योग को पहुंचाने का काम हमने हमारी पुरातत्व संस्कृति के आधार पर सीख करके किया। हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया था वो सारे विश्व को देने का हम काम कर रहे हैं। अमन, चैन, विश्वास, भाईचारा किस तरह से बना रहे, ये देश का सामर्थ्य है, देश की सांस्कृतिक विरासत है। और इसीलिए आज सारा विश्व, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, सारा विश्व अगर कहीं भी कोई वार्ता में गतिरोध पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अगर बीच में भूमिका निभाएं तो हम लोगों की बातों का समाधान हो सकता, हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता। और यूएन के पटल पर, संयुक्त राष्ट्र मंडल में जगह जगह अगर हम देखते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये देश का गौरव है। देश को आत्मसात करके जिन लोगों ने आज इस परंपरा को 7 समंदर पार पहुंचाया है, उसको लेकर के कोई इनकार नहीं कर सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चलाया, उसकी कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आलोचना सुनी? और मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को छोड़ के, अरे हम तो उस राजनीतिक दल के लोग हैं जहां आतंकवादियों की माँ के घर में घुस करके, उसकी कोख में घुस करके मार के आए। तो जरूरत पड़ी तो फिर भी तब भी कहा था, आज भी जवाबदारी और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर भारत की तरफ किसी ने भी गलत दृष्टि के साथ निगाह उठाने की कोशिश की, भले ही विश्व के सामरिक महत्व के कितने भी महत्वपूर्ण हो, कितने भी शक्तिशाली देश हो, लेकिन भारत और भारत की सेना, ये दोनों उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये अलग बात है कि सहिष्णुता हमारी निशानी है, हम हिंदुत्व के आगाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे मन से है दिया हुआ स्लोगन है। ये कोई राजनीति का प्रलोभन नहीं है, और राजनीति करने के लिए भी यह प्रलोभन दिया हुआ नारा नहीं है। भूपेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हमने तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब देश की लड़ाई लड़ी तो हमने उनको क्या कहा है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कम से कम किताबें उठा करके कांग्रेस के लोग पढ़ लें तो 50% बातें तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। चलिए, देवदत्त जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। देवदत्त जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। जी देवदत्त जी। हाँ, बस यही है कि सबको इन सब मुद्दों से बचना चाहिए जी, समाज, देश को। बिल्कुल 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 उचित बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बात यही है, भारत को जोड़ने की ओर सभी पार्टियों को अग्रसर होना चाहिए, और तमाम नेता भी इस ओर बयान दे रहे हैं। लेकिन फिर जात आधारित, धर्म आधारित, वर्ण आधारित क्यों सियासत कभी कभी सुनने को मिलती है, और खासतौर से अधिकतर तब क्यों सुनने को मिलती है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं। इस पर भी पार्टियों को विचार
अवश्य करना चाहिए। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।